Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will practice some sentence rearrangement questions based on previous year SSC exams. So SSC exams पे based sentence rearrangement questions की हम आज practice करेंगे. Let's start. Question number 1. तो आप इसको अरेंज करके देखो क्या आंसर होगा इसका. BCDA, CBTA, ABCD या DCBA. ये क्या आंसर होगा इसका फिर हम डिस्कस करते हैं. चलिए देखिए आंसर. क्या हमारा सेंटेंस ए से स्टार्ट हो सकता है. सेंटेंस रीअरेंजमेंट ए में लिखा है दे ऑल्सो वॉर फ्लैट फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स, कि वो भी फेल्ट कैप्स पहनते थे अपने कानों को ढकने के लिए. दे, यहाँ दे किसकी बात हो रही है. दे प्रोनाउन है जो किसी नाउन की जगह यूज किया गया है. तो पहले किसी नाउन की बात की होगी तभी हमने उसके लिए दे लगाया है. इस सेंटेंस में तो क्लियर नहीं हो रहा कि दे किसके लिए आया है. तो ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. क्या बी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. बी सी डी आंसर हो सकता है. दे वॉर ट्राउजर्स टक्ड इनटू लेदर बूट्स. अब यहाँ पे दे किसके लिए आया यहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा कि दे प्रोनाउन हमने किस नाउन के लिए यूज किया, किस सब्जेक्ट के लिए यूज किया. तो ये भी दे से स्टार्ट नहीं हो सकता. क्या सी से स्टार्ट हो सकता है. दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन, कि ये जगह फेमस थी. दिस प्लेस वॉज फेमस. क्या क्लियर हो रहा है विच प्लेस वॉज फेमस. ये तो कहा है कि दिस प्लेस वॉज फेमस, ये जगह फेमस थी. लेकिन कौन सी जगह, पहले किसी जगह की बात की होगी तभी हमने उसके लिए लिखा है दिस प्लेस. तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है डी सी बी ए. डी सी बी ए. चलिए देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले डी आएगा. इन द 5th and 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as Syria. This place was famous for its skillful archers and horsemen. अब इसमें क्लियर हो रहा है ना दिस प्लेस किस प्लेस की बात कर रहे हैं, साउथ यूक्रेन की. दे वोर ट्राउजर्स टक्ड इनटू लेदर बोट्स. अब ये दे किसके लिए आया है, हॉर्समैन के लिए, आर्चर्स एंड हॉर्समैन के लिए. दे ऑल्सो वोर फ्लैल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स. तो ये दे भी किसके लिए आया है, आर्चर और हॉर्समैन के लिए. तो इसमें सब क्लियर हो रहा है हमें. और वैसे भी पहले 3 ऑप्शन हट गए तो यही आंसर था TCBA. TCBA इजी था ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में आपको फर्स्ट सेंटेंस इज फिक्स्ड. फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड है, गिवन है. आपको PQRS अरेंज करना है. फर्स्ट सेंटेंस को आपको नहीं छेड़ना. फर्स्ट होगा वाइल फिजिकल मूवमेंट. तो उसके बाद क्या सीक्वेंस आएगा ये बताना है आपको. PRQS, RSQP, QSRP या QPSR. ये सोचिए क्या आंसर होगा इसका. चलिए देखते हैं. वाइल फिजिकल मूवमेंट तो हमारा फिक्स्ड है. उसके बाद क्या आंसर आएगा. PRQS, RSQP, QSRP या QPSR. अगर हम PRQS देखें, P से स्टार्ट करें. वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. तो कुछ उसमें सेंस नहीं बन रही. वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल द पार्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट, कोई सेंस नहीं बनी. ऑन द पार्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट होता तो एक बार इसको कंसिडर कर लेते. तो ये स्टार्ट नहीं होगा. अगर हम R से स्टार्ट करें, वाइल फिजिकल मूवमेंट द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर लिखा होता ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो भी इसमें कुछ सेंस बनती. पर वाइल फिजिकल मूवमेंट द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट नहीं. फिजिकल मूवमेंट के बाद हमें कुछ वर्क की जरूरत होगी. तो ये भी आंसर नहीं होगा. अब Q से स्टार्ट हो सकता है. वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. यहाँ पे हमें देखो नाउन गिवन है फिजिकल मूवमेंट. मूवमेंट नाउन है, फिजिकल एडजेक्टिव है जिसको मॉडिफाई कर रहा है.
उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए होता है, तो वर्ब है इज, तो आंसर क्यू से ही स्टार्ट होगा, स्टार्ट क्यू से ही होगा। अब क्यू से भी दो ऑप्शन है, क्यू एस आर पी या क्यू पी एस आर। देखते हैं क्या आंसर होगा। वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल लर्निंग, अगर हम क्यू एस देखें तो लिखा है ऑल लर्निंग मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल। अगर हम यहाँ पे एंड यहाँ होगा, फिर अगर आप ये आंसर करते हो क्यू एस आर टी, तो ये एंड हो रहा है एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल, फिजिकल वर्ड, तो एंड इस पे क्लियर नहीं हो पा रहा, कंक्लूजन नहीं मिल पा रही हमें लास्ट सेंटेंस पे। एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल, फिजिकल वर्ड, तो उस पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा क्यूपी एस आर, क्यूपी एस आर। वाइल फिजिकल मूवमेंट इज important for children, all learning activities may not require physical movement and facial expressions on the part of teachers and students। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। फिजिकल मूवमेंट जो है हालांकि ज़रूरी है चिल्ड्रन के लिए, पर सारी लर्निंग, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट, सारी लर्निंग एक्टिविटीज, हर कुछ चीज़ सीखने के लिए फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती और फेशियल एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं होती ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के पार्ट पर। तो ये हमारा आंसर है क्यूपी एस आर। क्यों पे नाउन था तो हमें उसके साथ एक वर्ब चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक बार देखो क्या आंसर होगा इसका, फिर हम डिस्कस करते हैं। डीबीसीए, एडीबीसी, सीएटीबी, बीसीटीए। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं, क्या हमारा आंसर डी से स्टार्ट हो सकता है, डी बी सी फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। डी में कह रहा है द नेक्स्ट ईयर ही एंड हिज फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट whose combined efforts had led to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize। अब यहाँ लिखा है he and his fellow, प्रोनाउन है he and his fellow, तो ये he and his fellow किसके लिए आए हैं? पहले किसी की बात की होगी तभी उसके लिए हमने he का यूज किया, लेकिन डी में अगर हम डी से स्टार्ट करें तो ये क्लियर नहीं हो रहा कि ही एंड हिज फेलो किसके लिए यूज किया, किसको हम ये कह रहे हैं, किसका फेलो, किसकी बात की जा रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो डी से नहीं होगा। पहले कोई नाउन इंट्रोड्यूस किया होगा हमने, फिर उसके लिए ही लगाया है, तो डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब क्या ए से स्टार्ट हो सकता है, चलो देखेंगे इसे। बी से स्टार्ट हो सकता है। On receiving this great honor, Fleming said in his usual modest way, "Wherever I go, people thank me for saving their lives. I didn't do anything. I found the remedy that was there." On receiving this great honor, इस सम्मान को रिसीव करके, इस सम्मान को प्राप्त करके उन्होंने ऐसा बोला, फ्लेमिंग ने ऐसा बोला, ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, तो विच ग्रेट ऑनर, क्या इस सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि कौन सा ऑनर उन्हें दिया गया? पहले कोई ऑनर दिया होगा, किसी ऑनर की बात की गई होगी, कोई सम्मान दिया गया होगा, उसके लिए दिस का यूज किया, दिस ग्रेट ऑनर, विच ग्रेट ऑनर, यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो रहा, तो हमारा बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। दिस ग्रेट ऑनर, किस ग्रेट ऑनर की बात कर रहे हैं यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, तो ऑप्शन आपके अट गए। अब या तो एडीबीसी या सीएडीबी। चलिए देखते हैं, ए से स्टार्ट हो सकता है। In 1944, he was honored by King George VI with a knighthood and became Sir Alexander Fleming. फिर है डी, the next year he and his fellow bacteriologist whose combined efforts had led to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फिर बी है, on receiving this great honor, Fleming said in his usual modest way,
wherever I go people thank me for saving their lives, और फिर लास्ट में आता है वही लास्ट में सी है, Fleming became famous overnight and was regarded as one of the most distinguished scientists of his time। देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा, और वैसे भी अगर आप इसको देखोगे, ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, और ऑनर कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है ए में, इन 1944 ही वॉज ऑनर्ड बाय किंग जॉर्ज सिक्स। तो इस ऑनर की बात की जा रही है, दिस ग्रेट ऑनर किसे कहा गया, इस ऑनर को जो ने किंग जॉर्ज सिक्स ने दिया। तो ए के बाद ही बी आएगा, ए के बाद भी आएगा, और यहाँ पे दोनों में ही ए के बाद भी है, पर हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते कि देखो यहाँ पे लिखा है 1944 ही वाज ऑनर्ड, तो पहले किसी की बात की होगी तभी उसके लिए ही लगाया। ही वाज ऑनर्ड बाय किंग जॉर्ज सिक्स विद अ नाइटहुड एंड बिकेम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कि बाद में वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बन गए, लेकिन पहले फ्लेमिंग के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया होगा, पहले इंट्रोड्यूस किया होगा, तो इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। यही प्रोनाउन किसी नाम की जगह है, तो पहले कोई नाम बताया होगा, चलिए देखते हैं, अभी भी डाउटफुल लग रहा है तो एक बार देख लेते हैं क्या इससे ये डीबी से स्टार्ट करके हमें क्लियर हो रहा है कि ही किसके लिए आया। फ्लेमिंग बिकेम CATP देखते हैं सी, फ्लेमिंग बिकेम फेमस ओवरनाइट एंड वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का नाम पहले सी में दिया हुआ है, फिर ए में इन 1944 he was honored by King George VI with a knighthood and became Sir Alexander Fleming. The next year, he and his fellow bacteriologists whose combined efforts had led to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize. फिर लास्ट में आएगा बी, on receiving this great honor, Fleming said in his usual modest way, wherever I go, people thank me for saving their lives. I didn't do anything. I found a remedy that was there. तो आंसर हमारा होगा CADB, क्योंकि ए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो he was honored तो क्लियर नहीं हो रहा कि किसकी बात हो रही है, लेकिन हम सी से स्टार्ट करें तो फ्लेमिंग का नाम पहले ही दिया हुआ है, तो ये जो बी है वो फ्लेमिंग के लिए आया, तो सी के बाद ए आएगा, फिर डी, फिर बी, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे ए में लिखा है 1944 और डी में है द नेक्स्ट ईयर, सो 1944 के नेक्स्ट ईयर मतलब 1945 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ए और डी साथ साथ आएंगे, आंसर होगा हमारा CADB। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। DBCA ABDC BCDA या BADC, देखिए डी से स्टार्ट हो सकता है मेरा आंसर, DBCA हो सकता है, दीज में कह रहे हैं दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, ये जो पॉलिसी है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, रीस्ट्रक्चरिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। फिर है डी से स्टार्ट कर सकते हैं हम क्या, दिस पॉलिसी, तो यहाँ किस पॉलिसी की बात की जा रही है, पहले किसी पॉलिसी की बात की होगी, फिर उसके लिए हमने बोला कि दिस पॉलिसी, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या ए से स्टार्ट हो सकता है, इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रैटेजी विच वाज क्रिएटेड इन 1986, इसने सुपरसीड किया मतलब रिप्लेस किया है इंडिया के एजुकेशनल स्ट्रैटेजी को जो 1986 में क्रिएट की गई थी, किसने रिप्लेस किया, किसने सुपरसीड किया, तो इट किसके लिए यूज हो रहा है ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। BCDA या BADC, तो हमारा आंसर बी से ही स्टार्ट होगा, तो बी में दो ऑप्शन है हमारे पास, BCDA या BADC। अगर आप BCDA से स्टार्ट करो, द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी ऑन 29 जुलाई 2020, फिर कह रहा है एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी ग्रेड्स एंड इट प्रोवाइड्स, और ये मतलब पॉलिसी के बारे में बताया गया है, पहले तो बी में इंट्रोड्यूस किया गया, इन नेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी को अप्रूव कर दिया गया है,
फिर पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एजुकेशन के लिए, मतलब उसकी और चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एंड है, हम एंड से थोड़ी ना किसी चीज़ के बारे में बताना शुरू करेंगे। पहले किसी चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि उसमें और ये चीज़ें हैं और ये फीचर्स हैं। उसके पहले उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो BCD हमारा राइट आंसर नहीं होगा, आंसर होगा BADC। सबसे पहले बे, द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज education national education strategy on 29 July 2020. It superseded India's previous educational strategy which was created in 1986. उसने उसको रिप्लेस किया, उसकी चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर बताया गया दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स इंडिया एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। रिस्ट्रक्चरिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। फिर लास्ट में बताया है एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी ग्रेड्स अप टू हायर एजुकेशन। ये एंड वाला पॉइंट लास्ट में आना चाहिए कि वो ये भी काम करता है। पहले वो इम्प्रूव कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को, उसने इस पॉलिसी को रिप्लेस किया, फिर ये